हेलो एवरीवन। सो चालू करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक देखते हैं हमने क्या क्या देख लिया। तो देखो, अभी तक हमने मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स हमने ऑलरेडी देख लिया था। हमने उसके बाद में लॉ ऑफ डिमांड भी कर लिया, राइट। दिस इज आल्सो डन। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व डन। मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व इट इज आल्सो डन। तो अगर मैं वीडियो के क्या बोल सकते हो उसके फॉर्मेट में अगर बोलूँ तो 1.3, 1.4 एंड 1.5 ये हमने एक ही वीडियो में देखा था पूरा। फिर उसके बाद में हमने देखा रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसकी नोट्स बना के लिए हमने क्लास नोट्स, उसका एक वीडियो है। उसके बाद में हमने क्या किया फिर 1.6 एंड 1.7, करेक्ट। ये दोनों के आईसीएआई मॉड्यूल का एक अलग से वीडियो है, राइट। वीडियो का सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसका क्लास नोट्स वाला वीडियो। उसके बाद में 1.6 एंड 1.7 रैशनल और एक्सेप्शन दोनों भी आईसीएआई मॉड्यूल में से देखे हमने। और उसके बाद में जो वीडियो आया वो था एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, इसके क्लास नोट्स का, बराबर। जो लास्ट वीडियो था हमारा ये था। सो हमने लॉ ऑफ डिमांड पूरा अभी हो चुका है हमारा 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 एंड 1.7। क्विक रिवाइज करते कि हमने अभी तक क्या क्या देख लिया। और जो लोग, जो नए नए बच्चे ये जो वीडियो देख रहे होंगे, फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, ये सारे के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और प्रीवियस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी। हर एक वीडियो में हम प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो की लिंक डाल रहे हैं। आगे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे उसकी भी लिंक इसके अंदर डाली जाएगी। सो बी श्योर कि आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसके अंदर। अभी चालू है अप्रैल मंथ 13 तारीख। अभी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, समझो आज या कल में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर आप तुरंत के तुरंत देख रहे हो तो यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, क्योंकि डेली एक वीडियो अपलोड हो रहा है। नॉर्मली संडे को छुट्टी होती है तो मोस्टली आज वीडियो नहीं होगा अपलोड, कल होगा। बट अगर आप ये बाद में कभी मई में या जून में कभी देख रहे हो तो ये समझ लो कि इसके भी आगे के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और उसके प्रीवियस वीडियो और नेक्स्ट वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हर एक वीडियो के। तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट भी वीडियो देखते जाओगे तो पूरा का पूरा आपका इकोनॉमिक्स पूरा कवर हो जाएगा, राइट। वी आर कमिंग विथ वी आर कमिंग अप विथ अ गूगल शीट और समथिंग लाइक दैट, कि जिसके अंदर हर एक वीडियो की लिंक हम दे दें ताकि आप सिक्वेंशियली देख सको। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, अभी काम चालू है हमारा कंसेप्चुअल बेसिस पे कि कैसे करना चाहिए। एक 2-3 दिन के अंदर वो भी हो जाएगा हमारा। तो आप सिंपली वो गूगल शीट भी ओपन कर लो तो वहां से आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पे काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है ना, कभी कभार सिक्वेंशियली नहीं मिलता है, तो वो प्रॉब्लम वहां से सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो नाउ, हाँ, हम ये बोल रहे थे कि क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या देख लिया। मीनिंग ऑफ डिमांड के अंदर बच्चों हमने देखा था तीन डिजायर, क्या बोलते हैं क्राइटेरिया देखे थे। उसके अंदर एक था डिजायर, दूसरा था हमारा एबिलिटी टू पे एंड तीसरा था विलिंगनेस टू पे। उसके साथ साथ हमने देखा था कि अगर कभी भी आपको डिमांड को बताना है, यू वांट टू एक्सप्रेस डिमांड, तो डिमांड को एक्सप्रेस करते टाइम पे आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक, क्वांटिटी डिमांडेड, हमेशा ये तो आएगा ही बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसके साथ साथ आएगा कि ये क्वांटिटी डिमांडेड कितने टाइम में है, कितने पीरियड में है। सो क्वांटिटी डिमांडेड प्लस पीरियड, और आपको बोलना पड़ेगा कितने प्राइस पे है। तो आपको ये तीन चीजें हमेशा आनी चाहिए कभी भी डिमांड एक्सप्रेस करते टाइम पे। एक तो क्वांटिटी डिमांडेड, दूसरा पीरियड ड्यूरिंग विच दैट डिमांड इज क्रिएटेड, एंड थर्ड एट व्हाट प्राइस दैट डिमांड इज एग्जिस्टिंग, राइट। तो ये तीन चीजें आनी चाहिए, क्वांटिटी प्लस पीरियड प्लस प्राइस। उसके बाद में हमने देखा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सबसे पहला डिटर्मिनेंट हमने देखा था प्राइस। इसके अंदर सीसॉ होता है, अगर प्राइस ऊपर गई डिमांड कम, प्राइस नीचे गई डिमांड ज्यादा। सिंपल है, सीसॉ है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा था क्रॉस क्या बोलते हैं उसको, प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जिसको इलास्टिसिटी के अंदर हम आगे चल के जब पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, उसके अंदर क्रॉस इलास्टिसिटी जिसको बोला जाता है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर दो गुड्स हमने देखे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पिटिंग। कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर फिर से सीसॉ है, अगर प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे, प्राइस कम तो डिमांड ऊपर। और कॉम्पिटिंग या सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव, इसके अंदर दोनों भी सेम डायरेक्शन में जाते हैं। अगर प्राइस ऊपर गई तो डिमांड भी ऊपर, प्राइस नीचे गई तो डिमांड भी नीचे। तो अभी तक हमने जो देखा प्राइस ऑफ द गुड्स एंड प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहाँ पे है इनवर्स रिलेशनशिप। और प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिंग गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर जिसको आप बोल सकते हो अल्टरनेटिव्स, इसके अंदर है डायरेक्ट रिलेशनशिप।
उसके बाद में हमने थर्ड देखा था डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जनरल रूल ये है कि इनकम बढ़ेगा मतलब डिमांड बढ़ेगी। गेटिंग मी? इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। नॉर्मल गुड्स के केस में ऐसे ही होता है, लेकिन वहां पे इंफीरियर गुड्स भी है, जहां पे अगर इनकम एक सर्टेन लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है, क्योंकि यू शिफ्ट टू नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल के अंदर हमने दो टाइप देखे थे, एक तो इसेंशियल और दूसरा नॉन इसेंशियल, जिसको आप बोल सकते हो नॉन ड्यूरेबल, जिसको आप बोल सकते हो लग्जरी, या फिर प्रेस्टीज गुड्स, या फिर ड्यूरेबल गुड्स। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अगर इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ने ही वाली है, अभी कोई चेंज नहीं है, डिमांड तो बढ़ेगी। चेंज कहाँ पे आता है, इसेंशियल के अंदर डिमांड का, जो डिमांड बढ़ रही है उसका जो प्रपोर्शन होगा वो कम होगा, लेसर प्रपोर्शन। ड्यूरेबल गुड्स के केस में देयर विल बी हायर प्रपोर्शन। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अंदर हमने देखा था 4 इफेक्ट्स। सबसे पहले तो मुझे मतलब बताओ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मतलब क्या? जो चीजें इन फैशन होगी, जो चीजें ट्रेंडी होगी वो ज्यादा बिकेगी, मतलब ज्यादा डिमांड। और जो चीजें आउट ऑफ फैशन हो जाएगी, जो चीजें ऑब्सोलीट हो जाएंगी, जिसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, वो चीजों की डिमांड होगी कम। इसके बाद में हमने इसके अंदर 4 इफेक्ट देखे थे। बैड वैगन इफेक्ट, नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन, स्नॉब एंड वेबलन। तो बैंड वैगन इफेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये इसको आप बोल सकते हो देखा देखी, दूसरों का देख के मुझे परचेस करने की इच्छा हो जाती है किसी और का देख के। डेमोन्स्ट्रेशन में आप किसी ऐसे बंदे को देखते हो जो आपको लगता है कि आपसे बेहतर है। ही कैन बी अ स्टार, ही कैन बी अ स्पोर्ट्स पर्सन, ही कैन बी एन आर्टिस्ट, he can be your friend who you think that he is better than you. He can be your relative who is earning more than you. He can be your neighbor who might be living a good standard of life as compared to your standard of life. He can be anyone, but जिसको आप फॉलो करते हो, किसी को तो भी देख के उसको फॉलो करने की इच्छा हो जाती है, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन। और बैड वैगन के अंदर जनरल ट्रेंड, जनरल पब्लिक, सब लोग यूज कर रहे हैं, मुझे तो चाहिए ना, सबके पास है, अपन जनरली बोलते हैं ना सबके पास है, मेरे पास ही नहीं है, तो दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। यहाँ पे ट्रेंड हो सकता है एक जनरल, कोई बोलते हैं ना कि ये जीन्स की फैशन आ गई अभी, इस टाइप के कपड़ों की फैशन आ गई, इस टाइप के कपड़े ट्रेंडी है, ट्रेंड में है अभी, दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट, कि सब लोग यूज कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हो वो चीज देख रहे हो, तो आपको लगता है कि मुझे भी चाहिए। स्नॉब और वेवलन के अंदर आपको चाहिए कि कुछ तो मेरे पास यूनिक होना चाहिए, वो यूनिक स्नॉब के अंदर देखते हो आप अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, या वो प्रोडक्ट कुछ तो भी अलग है, कुछ तो यूनिक है। एंड वेवलन के अंदर आप देखते हो कि वो प्रोडक्ट महंगा है, इसलिए सब लोग उसका अफोर्ड नहीं कर पाते। राइट। हमने देखा था डिमांड कब इंक्रीज होगी, बैंड वैगन और डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से डिमांड इंक्रीज होती है, वेवलन और स्नॉब की वजह से डिमांड कम हो जाती है। गेटिंग मी और नॉट? पांचवा था हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर ये सोच रहे हैं आगे चल के प्राइसेस बढ़ेगी तो वो आज की डिमांड बढ़ा देगा। अरे ये क्या है, आगे चल के प्राइस बढ़ेगी मतलब आज की डिमांड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आगे चल के प्राइस बढ़ी तो वो चीज और ज्यादा महंगी हो जाएगी, तो मैं कल परचेस करूंगा तो महंगी, उससे कंपेरेटिवली आज सस्ता है तो मैं आज ले लूंगा, बात खत्म। और उसको लगता है कि आगे चल के प्राइस कम होगी तो वो आज की डिमांड कम कर देगा, उसको लगता है आगे चल के इनकम उसका बढ़ने वाला है तो आज की डिमांड बढ़ा देगा, उसको लगता है आगे चल के इनकम कम होने वाला है तो वो आज की डिमांड कम कर देगा। गेटिंग इट? इसके साथ साथ हमने स्पेक्युलेटिव भी लिख लिया था, आईसीआई मॉडल में नहीं था बट हमने लिख लिया था, क्योंकि क्वेश्चन ड्राफ्ट होते हैं उसके हिसाब से वी शुड हैव एवरीथिंग राइट टू आंसर द क्वेश्चंस। तो स्पेक्युलेटिव गुड्स के केस में ऐसा होता है कि वो ऐसे गुड्स होते हैं जिनको आप इसलिए खरीदते हो ताकि आप उसको मुनाफे के साथ बेच सको। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आपको लगता है कि किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है और आगे भी बढ़ने वाली है तो आप उसको खरीद लेते हो ताकि उसको मुनाफे के साथ बेचो, और जैसे ही उसकी प्राइस कम होने लगती है तो आप उसको बेच देते हो ताकि मेरा लॉस ना हो। राइट। उसके बाद में हमने अदर फैक्टर्स देखे थे। अदर फैक्टर्स के अंदर हमने 5 देखे थे। द फर्स्ट वन वाज पॉपुलेशन, ज्यादा डिमांड, कम पॉपुलेशन कम डिमांड। एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, आपके प्रोडक्ट को सुटेबल पॉपुलेशन होगी, आपका प्रोडक्ट यूज करने वाली पॉपुलेशन ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा। आपका प्रोडक्ट यूज करने वाली पॉपुलेशन कम होगी, डिमांड कम। उसके बाद में हमने देखा था नेशनल इनकम, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। नेशनल इनकम अगर ज्यादा है डिमांड ज्यादा, नेशनल इनकम कम मतलब डिमांड कम। डिस्ट्रीब्यूशन अगर फेयर एंड इक्वल है तो डिमांड ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन अगर इनइक्वल अनइक्वल है, अगर सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज है मतलब डिमांड कम। उसके बाद में हमने देखा था गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करती है डिमांड ज्यादा, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके प्रोडक्ट को रेस्ट्रिक्ट करती है या फिर बैन करती है
तो फिर आपके लिए डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद में गवर्नमेंट अगर आपको सब्सिडी देता है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा, गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट पे ज्यादा टैक्सेस लगाता है, हेवी टैक्सेस, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम। अगर आप कोई भी ड्यूरेबल गुड्स परचेस करना चाहते हो, जैसे कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगलो, वहां पे आपको लगता है लोन, यानी कि कार लोन या होम लोन या एनी अदर लोन, तो अगर लोन लेने की प्रोसीजर आसान है, यानी कि कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज अगर इजी है, मतलब डिमांड ज्यादा, अगर डिफिकल्ट है मतलब डिमांड कम। एंड द लास्ट वन इज इंटरेस्ट रेट्स, अगर लोन के ऊपर के इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो डिमांड ज्यादा, इंटरेस्ट रेट कम मतलब डिमांड, सॉरी, इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेंगे तो डिमांड कम होगी, क्योंकि आप लोन लेके परचेस करोगे, एंड इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो डिमांड ज्यादा होगी, राइट। ये हमने देखा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने देखा अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन उसको एक कंडीशन हमने देखी थी, वो कंडीशन थी सेटेरिस पेरिबस, जिसको हम बोलते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। और यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये किसने निकाला है लॉ, ये निकाला है अल्फ्रेड मार्शल ने। और इसके पहले हमने दो नाम देखे थे जो हमारे रिवाइज करने के लिए रह गए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर हमने दो नाम देखे थे अलग अलग। पहला देखा था हमने जेम्स ड्यूसेनबेरी, एंड दूसरा देखा था थॉर्स्टन वेबलन। कब देखे थे वो नाम बच्चों, याद करो थोड़ा सा। राइट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट किसने इन्वेंट किया है, दैट वाज बाय जेम्स ड्यूसेनबेरी। हमने याद रखने के लिए लॉजिक भी लगाया था, याद करो। आप जेम्स की गोली खाते हुए किसी को देख रहे हो तो आपको इच्छा हो जाएगी खाने की, तो हमको जेम्स तो जेम्स, और किसी दूसरे को देख लिया आपने, आर को साइलेंट कर दो, ड्यूसेन, गोली को बोलो बेरी, जेम्स ड्यूसेन बेरी, नाम पूरा याद रखो, जेम्स ड्यूसेन बेरी, जेम्स ड्यूसेन बेरी, जेम्स ड्यूसेन बेरी। ही हैज इन्वेंटेड द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, एंड थॉर्स्टन वेबलन हैज इन्वेंटेड द वेबलन इफेक्ट। लॉ ऑफ डिमांड बनाया है अल्फ्रेड मार्शल ने। उसके बाद में हमने देखा डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व। इसके अंदर अगर किसी कंज्यूमर की, मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड पैटर्न अगर मैं टेबल में बताऊं तो वो है डिमांड शेड्यूल, अगर मैं वो ग्राफ पे प्लॉट करूं सारे पॉइंट्स तो वो है डिमांड कर्व। अगर मैं पूरे मार्केट के डिमांड पैटर्न को अगर टेबल में एक्सप्रेस करूं तो उसको मैं बोलूंगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर मैं पूरे मार्केट की डिमांड को ग्राफ के ऊपर वो पॉइंट सारे प्लॉट करूं तो उसको बोला जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। हमने इसके अंदर देखे थे रैशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। रैशनल के अंदर हमने देखा था प्राइस इफेक्ट, जिसके दो पार्ट देखे थे हमने, एक इनकम इफेक्ट एंड एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसने निकाला बच्चों, हिक्स एंड एलन। तो प्राइस इफेक्ट क्या बोलता है, प्राइस इफेक्ट बोलता है कि किसी चीज की अगर तुम प्राइस बढ़ा दो तो सबसे पहले कंज्यूमर ट्राई करेगा कि क्या मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ विद एनी अदर प्रोडक्ट। अगर उसको अदर प्रोडक्ट यानी कि उसको क्लोज सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, वो आसानी से अवेलेबल है, उसको कोई टेंशन नहीं है। तीन क्राइटेरिया हमने देखे थे जिसके वजह से वो बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्ग इफ, हमने कौन सा एग्जांपल देखा था, हमारे ऑफिस में हमने एयरटेल से 7 स्टार के ऊपर शिफ्ट कर गए थे बच्चों, याद करो, याद करो उसको, ताकि आपको ये कंडीशन जल्दी याद आए। एग्जाम्पल के ऊपर से सबसे पहले हमने बोला था कि इसकी स्पीड में कोई भी फर्क नहीं है, मतलब ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है, इसकी सर्विस में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। सो दे आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिसको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। दूसरा हमने देखा था क्या स्विचिंग कॉस्ट है इसकी, तो मैंने बोला था स्विचिंग कॉस्ट नहीं है, क्योंकि एयरटेल का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन हमने कोई भर के नहीं रखा था, हमने कोई भी डिपॉजिट देके नहीं रखा था कि हमको लगेगा कि अगर इसकी सर्विस बंद कर दूं तो ये मेरा लॉस हो जाएगा, ऐसा हमने कुछ नहीं किया था। तो इसके लिए स्विचिंग कॉस्ट भी कम थी। और तीसरा था कि कन्वीनियंस है क्या, तो यस इट वाज कन्वीनियंट, क्योंकि एयरटेल भी है और 7 स्टार भी, दोनों प्राइवेट प्लेयर्स है, एंड इट इज माय चॉइस एज अ कंज्यूमर टू टेक द सर्विस ऑफ विच एवर कंपनी आई लाइक। तो मैंने बोल दिया एयरटेल का रिचार्ज नहीं किया मतलब वो बंद हो गया मेरे लिए। 7 स्टार वालों को फोन किया मैंने, उन्होंने 1 से 1.5 घंटे में आके पूरा इंस्टॉलेशन कर डाला। ऑफिस की इंटरनल वायरिंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके बाहर से जो वायर आती है जो मेरे मोडेम में फिक्स हो जाएंगी, बस वहीं तक उनका काम होता है। अंदर तो लैन जो चलेगी वो पहले भी चल रही थी, आगे भी चलेगी, तो मुझे ये सर्विस शिफ्ट करने में मुश्किल भी नहीं थी। तो तीन कंडीशन, क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो स्विचिंग कॉस्ट एंड कन्वीनियंट स्विचिंग। अगर मैं एक से दूसरे के को शिफ्ट होना मेरे लिए इजी होगा, कन्वीनियंट होगा, ये तीन चीजें अगर होंगे तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर, हमने वो देखा था। उसके बाद में हमने देखा अगर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है तो फिर लोग इनकम इफेक्ट के ऊपर आते हैं। इनकम मतलब क्या, वो लोग सोचते हैं कि मेरा रियल इनकम कम हो गया, परचेसिंग पावर कम हो गई, तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दूंगा। दैट वाज द फर्स्ट रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड टू वर्क। हम देख रहे हैं रैशनल यानी कि लॉजिक यानी कि रीजंस। तो पहला रीजन था प्राइस इफेक्ट, जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, करेक्ट।
उसके बाद में हमने क्या देखा था, कंज्यूमर का बिहेवियर। कैसा बिहेवियर, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। हमने एग्जांपल लिया था कि हमने समझाया था कि जैसे जैसे एक एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करते जाते हो तो उससे जो यूटिलिटी मिलती है आपको वो कम कम होती जाती है। कोई भी कंज्यूमर तब तक ही डिमांड करता है जब तक उसको मिलने वाली यूटिलिटी इज मोर देन द प्राइस और इक्वल टू द प्राइस। जैसे यूटिलिटी प्राइस से कम हो जाएगी वो परचेस नहीं करेगा। दिस इज द सेकेंड रीजन व्हाई लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स। फिर थर्ड हमने देखा था अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर्स, बराबर, कि अगर प्राइस कम हो गई तो ऐसे कुछ लोग मार्केट में रहेंगे जो पहले आपका प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर रहे थे, वो भी अभी आके आपका प्रोडक्ट यूज करने लग जाएंगे। दैट इज अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। एंड द फोर्थ वन हमने देखा था डिफरेंट यूसेज, अलग अलग यूसेज है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रिसिटी, अगर रेट कम है इलेक्ट्रिसिटी का तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फैन, ट्यूब, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सब चलाएंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ गई तो हम फिर से फैन और ट्यूब ऐसी इसेंशियल चीजें लगाएंगे, हम एसी, रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन ये चीजें ज्यादा यूज नहीं करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंट यूसेज। तो ये चार हमने देखे थे रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एंड फिर हमने देखे थे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हमने देखे थे 7। पहला था एक्सेप्शन कॉन्स्पिकस गुड्स, दूसरा था कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज। कॉन्स्पिकस गुड्स के अंदर हमने बोला था देखो गरीबों, मेरे पास ये चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो कॉन्स्पिकस गुड्स के अंदर मेरा पर्पस ये है कि मैं ऐसी कोई चीज लूं जो किसी के पास नहीं है, मेरे पास यूनिक है, मेरे पास कुछ अलग है। स्टेटस सिंबल या डिस्प्ले ऑफ वेल्थ के लिए मैं अगर कोई चीज लेता हूं दैट इज कॉन्स्पिकस गुड्स। इसके केस में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता क्योंकि यहाँ पे जितना महंगा उतना बढ़िया। पर्पस ही है कि महंगा परचेस करूं, तो जितना ज्यादा महंगा हो जाएगा उतना ज्यादा वो मेरे लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा, मतलब जितना महंगा उतना बेटर। उसके बाद में हमने देखा था कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज। कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज के अंदर हमने देखा था बच्चों कि यहाँ पे हम इसलिए परचेस करते हैं सो दैट वी कैन बी इक्वल विद द अदर पीपल इन द ग्रुप। हम उनके साथ खड़े रह सके, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। हमने यहाँ पे 3 इडियट्स वाला एग्जांपल देखा था कि लोग हंसेंगे तुम पर, खुद को कोसोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दोस्तों के पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, और तुम फोटोग्राफी कर रहे हो। बच्चा क्या बोलता है 3 इडियट्स में, आर माधवन के पापा क्या बोलते हैं उसको कि तू इंजीनियर बन, अच्छी सैलरी कमा, नहीं तो क्या होगा, तू कब पैसा कमाएगा, तेरी गाड़ी छोटी होगी, तेरा घर छोटा होगा, तू गरीबी में जिएगा। और तब अपने दोस्तों को जब तू देखेगा बड़ी गाड़ी यूज करते, बड़े घर में रहते हुए, तब तू अपने आप को कोसेगा। तो जनरली लाइफ में हर एक की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि मेरे दोस्त, मेरे ऑफिस कलीग्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे नेबर्स, इनके पास जो चीजें हैं वो अगर मेरे पास नहीं है तो मुझे बुरा लगता है। इसके साथ साथ हमने सिम्बाइसिस का एग्जांपल भी देखा था कि सिम्बाइसिस में आने वाले नॉर्मल स्टूडेंट्स वो भी सब लोग कार में आते हैं। तो आप कितने भी सिम्बाइसिस के पास रहते होंगे, आपको कितना भी साइकिल यूज करने का एक्सपीरियंस होगा, पर आप साइकिल लेके जाने से वहां पे खुश नहीं रहोगे क्योंकि आप देखोगे हर एक बंदा कार में आ रहा है। तो साइकिल क्या, इवन 2 व्हीलर पे भी जाओगे ना तो वहां पे इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि अरे यार मैं गरीब तो नहीं हूँ इनसे। तो उनके साथ इक्वेट करने के लिए अपने आप को, अपना लाइफ स्टाइल, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनके जैसा करने के लिए आप अगर कोई चीजें लेते हो तो उसको बोलते हैं कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज। ये आपके लिए जरूरत है, नेसेसिटी बन जाती है टू बाय दैट गुड। तो जनरली इन केस में गुड्स वही होते हैं लेकिन पर्पज अलग अलग है। कॉन्स्पिकस गुड्स पे पर्पज है कि दिखावा करूं, स्टेटस सिंबल। एंड कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज पे पर्पज ये है कि मेरी ये जरूरत हो जाती है, मेरे लिए ये जरूरी हो जाता है, मैं मजबूर हो जाता हूँ यहाँ पे, आ रहा है ध्यान में, मैं मजबूर हो जाता हूँ वो चीजें परचेस करने को। उसके बाद में हमने देखा था गिफ्ट गुड्स एंड नेसेसिटीज। तो बच्चों गिफ्ट गुड्स के अंदर हमने क्या देखा था, सर रॉबर्ट गिफ्ट, जिसने कुछ स्टडी की थी। कहाँ पे जाके स्टडी की थी इसने? इसने ब्रिटेन में जाके की थी। मैं क्यों बोल रहा हूँ ब्रिटेन में जाके की थी? कहाँ का था ये बंदा? इज ही एज ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट? याद करो ये ब्रिटिश है क्या? नहीं, ये है स्कॉटिश। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन, जिसने ब्रिटिश वर्कर्स की, ब्रिटिश लेबर्स की स्टडी की और उसने देखा कि वो लोग 2 टाइप के फूड लेते हैं, एक तो ब्रेड या फिर ब्रेड या क्या लेते थे, ब्रेड या मीट, राइट? याद आ रहा है ना? हमने एग्जांपल भी देखा था कि वो मंडे टू सैटरडे ब्रेड खाता है और पैसे बचा के संडे को दोनों टाइम मीट खाता था।
लेकिन क्योंकि ब्रेड के भाव बढ़ गए तो वो क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेड के ऊपर उसका खर्चा इतना बढ़ गया कि संडे को वो 2 टाइम मीट नहीं खा पा रहा है अभी। करेक्ट, संडे को वो मीट एक ही बार खा पा रहा है, दूसरी बार उसको फिर से ब्रेड लेना पड़ रहा है, मतलब वहां पे उसकी डिमांड बढ़ रही क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई। इसके हमने दो चीजें इंपॉर्टेंट देखी थी कि गिफन गुड्स की डेफिनेशन, मतलब 3 क्राइटेरिया देखे थे गिफन गुड्स के, कब उसको गिफन बोला जाएगा। फर्स्ट वन वाज, पहले तो वो इंफीरियर रहना चाहिए, दूसरा उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, और तीसरा हमने देखा था वो जो गुड्स है उसके ऊपर कंज्यूमर के बजट का सब्सटेंशियल पोर्शन खर्च होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो देन इट इज एन गिफन गुड। अगर वो सिर्फ इंफेरियर है लेकिन ये 2 क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो गिफन गुड नहीं है। इसी का मतलब इट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सारे के सारे गिफन गुड्स इंफेरियर होंगे। मतलब मैं आपको एक ऐसी बास्केट लाके दिखाऊं कि मैं बोलूँ ये देखो इस बास्केट में जो चीजें वो सारी गिफन गुड्स है, और मैं आपको पूछूं कि इस बास्केट में जो सारी चीजें वो इंफेरियर भी होगी क्या, आप बोलोगे यस, क्योंकि गिफन का क्राइटेरिया ये कि वो इंफेरियर रहा तो ही वो गिफन होगा। मैंने बोला ठीक है ये गिफन है ना, इसके अंदर सारे इंफेरियर होंगे, आपने बोला यस। मैंने बास्केट बाजू में रख दी, मैंने दूसरी बास्केट लाई और मैंने बोला कि इसके अंदर सारे के सारे इंफेरियर गुड्स है बच्चों, ये सारे गिफन गुड्स होंगे क्या। अभी आप बोलोगे कि पहले हमें बताओ कि ये इंफेरियर गुड्स और 2 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते क्या। मैं बोलूंगा कौन से क्राइटेरिया है। आप बोलोगे पहला क्राइटेरिया उसने सेटिस्फाई करना चाहिए कि वो क्लोज सब्स्टिट्यूट उसको अवेलेबल नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया कंज्यूमर के बजट का सब्सटेंशियल पोर्शन ऑक्यूपाई करना चाहिए इस गुड्स ने। मैं बोलूंगा ये तो डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन आप ये तो बोलो ना कि ये सारे के सारे गिफन है या नहीं। आप बोलोगे कि ये 2 कंडीशन का जब तक आप आंसर नहीं करते हो हम ये नहीं बोल पाएंगे, इसलिए आप बोलोगे कि एवरी इंफेरियर गुड इज नॉट ए गिफन गुड बट एवरी गिफन गुड इज एन इंफेरियर गुड। आ रहा है ध्यान में। चलो यहां तक हमने देखा गिफन। हाँ, फिर हमने देखा इसेंशियल। इसेंशियल के अंदर हमने देखा जैसे कमोडिटीज हो गया, नमक हो गया, गेहूं, चावल, दाल, नॉर्मल डेली यूज के कपड़े, नॉर्मल जूते जो रोज आप यूज करें, जूते या चप्पल, ये जो सारी बेसिक नेसेसिटीज है जो आपको जीने के लिए लगती है, इनके केस में भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बढ़ भी गई तो भी आपकी डिमांड कम नहीं होती, क्योंकि आपको ये चीजें चाहिए मतलब चाहिए। सो यू विल कट डाउन ऑन अदर लग्जरी एक्सपेंसेस, जैसे कि आलीशान गाड़ी नहीं लोगे आप, आलीशान होटल में खाना खाने को नहीं जाओगे, मूवीज देखने को नहीं जाओगे, बाहर दोस्तों के साथ घूमने को नहीं जाओगे, टूर ट्रैवलिंग नहीं जाओगे, बहुत बड़ा 3 पीस सूट लेना है आपको, आप नहीं लोगे। ठीक है, प्राइस बढ़ गई ना, नहीं लेता हूँ। लेकिन जो इसेंशियल है वो तो आपको लेने ही पड़ते, बिकॉज दोज आर इसेंशियल गुड्स फॉर योर लाइफ। ठीक है, उसके बाद में ये 4 अभी तक हो गए। अभी हमने देखा था उसके बाद में बच्चों 5th एंड 6th हमने देखा था ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड स्पेकुलेटिव गुड्स। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में फिर से वही बात है कि अभी तक प्राइस बढ़ रही है लेकिन अभी भी लगता है कि आगे चल के प्राइस बढ़ेगी, तो यू विल बाय मोर, बिकॉज आपको लगेगा कि अभी बाय करके रख दूं मैं, ताकि आगे चल के और ज्यादा खर्चा बढ़ेगा, तो इससे बेटर कि आज बाय कर लूं। आपको लगता है कि आगे चल के प्राइसेस कम होने वाली, तो आज आपकी डिमांड कम कर देते हो आप सोचते हो जब प्राइस कम होगी तब मैं लूंगा। उसके बाद में हमने देखा था स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव हमने अब भी रिवाइज किया डिटर्मिनेंट्स के अंदर, फिर से बोलो एक बार, स्पेकुलेटिव हम इसलिए लेते हैं ताकि मुनाफे के साथ बेच सके। तो इसके लिए अगर किसी शेयर की, किसी बॉन्ड की, कभी गोल्ड की या सिल्वर की या प्लेटिनम की अगर प्राइस बढ़ रही है तो आप इसलिए बाय करते हो ताकि ये और बढ़ेगी, और ये और बढ़ने के बाद में फिर मैं इसको परचेस कर लूंगा। और दूसरा होता है इसके अंदर कि अभी बढ़ गई प्राइस, अभी आपको लगता है कि ये समझो कब कब होने वाली है, तो आपको लगता है कि यार ये मैं होल्ड करके रखूंगा और इसकी प्राइस गिर गई तो मुझे लॉस हो गया, तो इसके लिए अगर प्राइस कम हो रही तब आप बेचते हो, मतलब डिमांड आपकी कम हो जाती है, और जब प्राइस बढ़ रही है तब आप खरीदते हो, यानी कि आपकी डिमांड बढ़ती है। इसके लिए यहाँ पे भी आपका लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। एंड द लास्ट वन वाज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर। हमने टोमेटो का एग्जांपल लिया था इसके अंदर कि जनरली ये 12 से 15 रुपए केजी बिकते हैं, ये आपको पता ही नहीं क्योंकि आप कभी सब्जी मंडी गए ही नहीं। आप आज सब्जी मंडी गए, 25 रुपए का टमाटो मिल रहा है, आप लेके आ जाओगे, प्राइस बढ़ गई लेकिन आपकी डिमांड कम हुई नहीं क्योंकि आपको जनरल प्राइस ट्रेंड पता नहीं था।
पर अगर आपकी जगह आपके पापा या मम्मी या बहन या भाई जिसको सब्जी मंडी जाने का एक्सपीरियंस है, वो अगर जाता सब्जी मंडी, उसको मम्मी ने बोल के रखा है कि बेटा 5 किलो टोमेटो लेके आना, वो जा रहा है, उसने देखा कि भैया 5 किलो टोमेटो दो, कितने में लगाओगे, उसने बोला 25 रुपए पर केजी। ये बोलेगा भैया हमेशा तो 12 से 15 रुपए के बीच में होता है, अभी 25 कैसे हो गया। उसने बोला कि बॉस ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी गड़बड़ी है, ट्रक वालों ने हड़ताल रखा है अभी, तो इसके लिए सप्लाई कम है, तो टोमेटो की क्वांटिटी कम अवेलेबल है, इसके लिए भाव बढ़ गए। आपने सोचा हफ्ते भर के अंदर ये इशू सॉर्ट हो जाएगा, उसके बाद में भी मैं टोमेटो ले सकता हूँ। आपने घर पे फोन करके पूछा मम्मी को कि मम्मी 5 किलो टोमेटो की अभी जरूरत है क्या, या फिर मैं अभी 1-1.5 किलो लेके आऊँ, और बाद में एक आध हफ्ते बाद फिर से अपन टोमेटो ला सकते हैं। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, हफ्ते भर के लिए 1-1.5 किलो टोमेटो हमें चल जाते, तूने नेक्स्ट हफ्ते जाके भी बाकी टोमेटो लाए तो चल जाएगा। या मम्मी बोलेगी कि ठीक है बेटा, मैं ज्यादा टोमेटो लेके टोमेटो चटनी बनाने वाली थी, ठीक है मैं अभी नहीं बनाऊंगी, हफ्ते भर के बाद बनाऊंगी। टोमेटो चटनी इज नॉट एन इसेंशियल थिंग ना, वो कोई सब्जी दाल चावल रोटी थोड़ी ना है कि नहीं बनाए तो मेरा पेट खाली रहेगा क्या, नहीं होगा। वो तो एक तरीके से लग्जरी, एक तरीके से मजे की चीज है वो, रही भी तो ठीक, नहीं भी रही तो ठीक। तो मम्मी बोलेगी ठीक है 3-4 किलो अभी, प्राइस बढ़ गई ना तो टोमेटो अभी मत बाय कर, तू अगले बार मतलब अगले हफ्ते बाय कर ले। तो मतलब क्या, प्राइस अगर बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा, डिमांड कम होगी। लेकिन किसके केस में होगी, जिसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसके केस में। अगर आपके पिताजी भाई बहन मम्मी की जगह आप चले जाते हो और आपको सब्जी मंडी का एक्सपीरियंस ही नहीं है, घर से मम्मी ने बोल के रखा है कि 5 किलो टोमेटो लेके आना, आप बोले कितने का है, 25 रुपए का, वो आप सीधा 125 रुपए देके टोमेटो लेके आ जाओगे। फिर घर पे आके डांट खाओगे, वो अलग चीज है कि मम्मी बोलेगी यार समझता नहीं कि इतना महंगा ला लिया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट यू विल ब्रिंग इट, क्योंकि तुझे पता ही नहीं है, तुम्हें ये मालूम ही नहीं कि इसके नॉर्मल से अभी ये भाव बढ़ गए। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। एंड हमने देखा था इरेशनल बिहेवियर। इरेशनल बिहेवियर मतलब कोई चीज चाहिए, मतलब चाहिए, बच्चों के केस में टॉयज, या अडल्ट के केस में गैजेट्स, राइट। हमारे केस में तो हमको प्राइस बढ़ भी गई तो हमको वो चीज चाहिए होती है। दिस वॉज द लास्ट एक्सेप्शन गाइज, एंड नाउ वी हैव रिवाइज एवरीथिंग which we have learned till now, right? चलो, अभी आपको दो पार्ट देखना है। अच्छा ये क्या था, वन पॉइंट सेवन। हमने कंटेंट के अंदर क्या लिखा है इसके बाद में 1.7 के बाद, 1.8 एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन और 1.9 इंक्रीज डिक्रीज, 1.10 मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वैसे शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। लिखो 1.7, 1.7, 7 या 1.8 लिखना चाहिए, एक सेकेंड। ये 1.7 था ना, अभी हम लिखे 1.8 एक्चुअली। ये हमारा 1.8, 1.8 क्या है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसके अंदर लिख लो आप। हम क्या करेंगे, फटाफट लिख लेंगे, एक दो चार लाइनें लिखना है इसके अंदर, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा आपको, ठीक है। इसके अंदर लिखो
when the reason for change in price, sorry, change in demand, प्राइस क्या बोल रहा हूं मैं, डिमांड, when the reason for change in demand is price of the related good, is price of the related good, sorry, related, price of the good, extremely sorry, price of the good, प्राइस ऑफ द गुड, मतलब प्राइस, इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लो। जब भी डिमांड के अंदर कुछ भी चेंज आता है, डिमांड कम या ज्यादा होती है, उसका रीजन है प्राइस, 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 एंड दैट टू प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, सॉरी, प्राइस ऑफ द गुड्स या प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उस केस में जो भी चेंज आता है डिमांड के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। गेटिंग इट और नॉट? एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कब बोलेंगे? जब चेंज का रीजन है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लेकिन डिमांड के अंदर बदलाव आने का रीजन ये है कि प्राइस छोड़ के बाकी कोई फैक्टर में बदलाव आए हैं। करेक्ट? प्राइस छोड़ के बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स, प्राइस छोड़ के बाकी सारे इन्फ्लुएंसर, उसमें से किसी एक के अंदर या एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट के अंदर चेंज आया, उसका इंपैक्ट पड़ा डिमांड के ऊपर, और उसके कारण अगर डिमांड चेंज हुई तो उसको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अभी हमने क्या लिखा? एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। करेक्ट? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जब प्राइस की वजह से हुआ। मतलब मार्केट में गए आप, आपको पता चला प्राइस कम हो गई, इसके लिए आपने ज्यादा खरीद लिया। आप मार्केट में गए, आपको पता चल गया प्राइस बढ़ गई, इसके लिए आपने कम खरीद लिया। अभी जो डिमांड के ऊपर असर पड़ा ना दुकानदार की, दुकानदार देखेगा ना मेरी डिमांड कम हो रही, ज्यादा हो रही, क्या हो रहा है, अभी ये जो इंपैक्ट पड़ रहा है ना, इसको बोला जाएगा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। इट विल बी कॉल्ड एक्सपांशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। लेकिन आप मार्केट में गए, आपको पता चला कि प्राइस में तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ज्यादा क्वांटिटी परचेस कर ली। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है, या फिर पहले जो आप उसका सब्स्टिट्यूट लेते थे उसकी प्राइस बढ़ गई, इसके लिए आप अभी ये लेने लग गए। या फिर आपको लगता है कि मेरा बाजू वाला या मेरा दोस्त या मेरा ऑफिस कलीग इस प्रोडक्ट को यूज करता है, इसके लिए अभी मैं नहीं लूंगा। अरे ये क्या हो गया इसको? एक सेकंड, पर बंद करके लगा तो हमें। तो आपने देख लिया कोई मेरा आजू बाजू वाला बंदा यूज कर रहा है, इसलिए मैं ये चीज ज्यादा परचेस कर रहा हूँ। अभी जो डिमांड बढ़ी आपकी, उसका रीजन क्या है? प्राइस है क्या? नहीं, प्राइस छोड़ के बाकी फैक्टर से, बाकी डिटर्मिनेंट से। तो इस केस में जो डिमांड बढ़ी, इस चेंज को बोला जाता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे ऐसे कि आपको बोला जाएगा कि मिस्टर एक्स का जो है वो इनकम बढ़ गया, इसलिए क्या हो गया, जो पहले वो हर साल में 4-5 टी शर्ट लेता था, इनकम बढ़ने की वजह से उसने 10-12 टी शर्ट खरीद ली इस बार। या फिर मिस्टर वाई को दिवाली बोनस मिल गया, उसके कारण उसने शॉपिंग कर ली। मिस्टर जेड का कुछ प्रमोशन हो गया, उसकी खुशी में उसने बाइक ले ली। इस टाइप से आपको कुछ एग्जाम्पल आएगा और आपको बोला जाएगा कि बताओ कि अभी ये जो डिमांड बढ़ गई है, ये एक्सपांशन है या इंक्रीज है? क्या बोला जाएगा? एक्सपांशन है या इंक्रीज है? तो क्या बोलोगे आप उस टाइम पे?
आप बोलोगे कि देखो प्राइस छोड़ के बाकी डिटर्मिनेंट्स की वजह से ये डिमांड इंक्रीज हुई है, तो इसके कारण मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा इंक्रीज और डिक्रीज। और अगर ये प्राइस की वजह से होता, आपको आता कि मिस्टर एक्स ने 4 टी-शर्ट खरीदने थे लेकिन उसने 6 खरीद ली क्योंकि उसकी प्राइस ड्रॉप हो गई टी-शर्ट्स की। हियर यू विल से इट इज अ एक्सपांशन इन डिमांड। क्या बोलोगे? एक्सपांशन इन डिमांड। तो अभी तक हमने देखा कि हमने क्या देख लिया अभी तक, राइट? सो अभी बहुत थोड़ा सा पार्ट हमारा बाकी है। अभी हम देखने वाले एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड, उसके अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो अभी कुछ लिखना मत, 5 मिनट के लिए कुछ भी मत लिखो, मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दो। चेंज इन डिमांड दो अलग अलग चीजों की वजह से होती है। ठीक है, चेंज इन डिमांड अभी कोई नहीं लिखेगा, मैं क्या लिखना है उसके लिए बाद में अलग से आपको टाइम दूंगा और लिखा के भी दूंगा। देखो चेंज इन डिमांड होता है दो चीजों की वजह से। हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखा था, राइट? वी हैव सीन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसके अंदर क्या क्या देखा था हमने? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो इन्होंने क्या कर दिया अभी, ये जो है प्राइस, इसका एक ग्रुप बना डाला, एक ग्रुप बना है इसका, और ये बाकी जो सारे हैं एटसेट्रा, इसका दूसरा ग्रुप बना है। ठीक है, अभी ध्यान से एक चीज समझो कि ये जो दूसरा ग्रुप है हमारा, इसके अंदर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज भी है। गेटिंग इट और नॉट? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज भी दूसरे ग्रुप में ही आ रहा है। तो ये प्राइस होगा, इनकम होगा, टोटल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होगा, बाद में अपना पॉपुलेशन, एज वाइज पॉपुलेशन, तुम्हारा नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सारे 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 डिटर्मिनेंट एक इसमें। तो देखो चेंज इन डिमांड ड्यू टू, यहां पे लिखूंगा मैं ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, रिलेटेड, सॉरी, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक्सट्रीम सॉरी, ये आपको बोलते बोलते वही मिक्स हो गया। ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, द कमोडिटी, ये एक ग्रुप है मेरा। ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा ग्रुप है ड्यू टू चेंज इन, देखो यहां पे क्या क्या लिखना है अपने को, ड्यू टू चेंज इन एनी वन और मोर देन वन और ऑल अदर फैक्टर्स, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स, ड्यू टू चेंज इन एनी वन और मोर देन वन और ऑल अदर फैक्टर्स, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। सिर्फ यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, इसमें किसको हाईलाइट या अंडरलाइन करना है अपने को? एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट? ऑल अदर फैक्टर्स, ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या होगा बच्चों? पहला जो है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ, ये देखो ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहां पे होगा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन। और इधर क्या होगा? इधर होगा इंक्रीज और डिक्रीज।
समझ रहे आपको? इसका ही मतलब क्या रहेगा, अगर मेरी प्राइस बढ़ गई जिसकी वजह से डिमांड हो गई कम, व्हाट वी विल कॉल दिस, कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस कम हो गई इसलिए डिमांड बढ़ गई, इसलिए डिमांड बढ़ गई, व्हाट वी विल कॉल दिस, एक्सपांशन। राइट और रॉन्ग, गेटिंग मी? नेक्स्ट, अभी इंपॉर्टेंट है, अभी प्राइस ही है, क्या है, अभी प्राइस ही है, लेकिन किसकी प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। किसकी प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड में दोनों भी आ रहे, कॉम्पिटिंग भी आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री भी आ रहा है। इसके वजह से जो चेंज आएगा, अभी देखो, इसके वजह से जो आएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, जो भी होगा इसकी वजह से, अगर इंक्रीज हुआ तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज, अगर डिक्रीज हुआ तो बोलेंगे डिक्रीज। बोले क्या बोल रहे हो सर आप? अबे ऊपर देखो ना, प्राइस में अगर चेंज हुआ उसकी वजह से जो बदलाव आ रहा है, तो बढ़ा तो क्या बोल रहे हैं एक्सपेंशन, कम हुआ तो क्या बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज। कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ गया, हाँ, कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ गया, डिमांड बढ़ेगी या नहीं? यस, बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। क्या बोलोगे उसको, इंक्रीज। कंज्यूमर का इनकम कम हो गया, क्या होगा बच्चों, डिमांड कम हो जाएगी, क्या बोलोगे इसको, डिक्रीज। आ रहे समझ में? अभी बाकी सारे प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज, कंज्यूमर का इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन, एज ऑफ द पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज, इंटरेस्ट रेट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, सारे, या फिर इसके अलावा भी कुछ आ गया एग्जाम में, आपको क्वेश्चन में कुछ भी आ गया, एडवर्टीजमेंट, वेदर कंडीशंस, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, उसकी वजह से जो डिमांड में बदलाव आएगा, डिमांड अगर बढ़ गई तो आप बोलोगे इंक्रीज, डिमांड अगर कम हो गई तो आप बोलोगे डिक्रीज। गेटिंग मी? और सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से कोई चेंज आया तो फिर वहां पे बोलोगे एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर इसी को आपको नाम देना है 1.7, 1.7, और ये है हमारा इंक्रीज, सॉरी 1.8 है शायद, ये 1.8, हाँ, और ये है 1.9। ओके, 1.9, इसका हेडिंग डालते टाइम पे डालो 1.8, अभी लिखो आप, कैसे लिखना है मैं बोलता हूँ आपको, 1.8 इसके अंदर डालो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। 1.9 इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, समरी के तौर पे लिख लो, यहीं पे लिख लो समरी के तौर पे, प्राइस ऑल अदर इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आप बोलोगे सर इसके अंदर बाकी भी तो है ना, आपने स्पेशली क्यों लिख के दिया इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स? बच्चों ऊपर जब हमने प्राइस लिखा ना, तो डिटर्मिनेंट्स के अंदर दो है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स या रिलेटेड कमोडिटीज। तो वो फिर कंफ्यूजन होता है कि किसका प्राइस। जब एमसीक्यू में प्राइस वर्ड देख लिया, बहुत बार से प्राइस देख के तुरंत आंसर दे देते, क्योंकि गड़बड़ है ना, फटाफट आंसर देने की रहती लोगों को, ज्यादा पूरा पढ़ने का नहीं, ध्यान से ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं करने का, फटाक से प्राइस पढ़ ले आंसर दे दिया। हमको ये नहीं करना, हमको अच्छे से देखना है कि किसकी प्राइस बोल रहे हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी बोला होगा तो हम बोलेंगे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी बोला होगा हम बोलेंगे इंक्रीज और डिक्रीज। एक केस इसमें यह हो सकता है कि सीधा सीधा बोलेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी या फिर प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, ऐसा डायरेक्टली बोलेंगे। या फिर दूसरा केस है, एग्जाम्पल आएगा, डिमांड ऑफ एक्स चेंज्ड बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ वाई
गॉट चेंज। या मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं तो बोलेंगे कि डिमांड फॉर एक्स इंक्रीज्ड ड्यू टू द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ वाई। अभी आपको देखना है कि डिमांड एक्स की बोली, प्राइस वाई की, मतलब रिलेटेड कमोडिटी मतलब इंक्रीज डिक्रीज। कोई एग्जांपल आएगा कि डिमांड फॉर एक्स इंक्रीज्ड बिकॉज प्राइस ऑफ एक्स ड्रॉप्ड। अभी क्या है, यू हैव टू से एक्सपांशन, क्योंकि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वहां पे प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी नहीं है। तो यू हैव टू जज फ्रॉम द क्वेश्चन कि वो उसी प्रोडक्ट की प्राइस और उसी प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में बात कर रहे, या एक प्रोडक्ट की डिमांड और दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में बात कर रहे। दैट वी हैव टू ऑब्जर्व, हमें दिमाग लगाना है यहाँ पे। और प्राइस ऑफ द रिलेटेड होगा तो इंक्रीज और डिक्रीज ही है, इसके लिए हमने जानबूझ के लिखा है एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर प्राइस एंड इंक्रीज डिक्रीज के अंदर ऑल अदर इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, ऑल अदर फैक्टर्स, सारे के सारे फैक्टर्स है। अभी ये चार्ट बना लो फटाफट, इसके बाद में हम एग्जाम्पल लेंगे एक छोटा सा, उसके ऊपर से आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, चलो लिखा, फिर से दिखाओ एक बार। चलो एक एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ टी राइज फ्रॉम ₹10 to ₹15। इसकी वजह से दो चीजें होंगी, ए, इसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड फॉर टी ड्रॉप्ड फ्रॉम 100 to 40। और दूसरा होगा बी, डिमांड फॉर कॉफी रोज बाय, या बाय की जगह फ्रॉम लिखते, रोज फ्रॉम 200 to 300। अभी आपको चूज करना है कि टी और कॉफी दोनों के केस में क्या हुआ। ऑप्शंस आएंगे इसके अंदर, आपको ऑप्शंस ऑप्शन नंबर 1, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड फॉर टी टू expansion in demand for coffee, third, increase in demand for coffee, and fourth, decrease in demand for टी। अभी आपको देखना है कि इसमें से क्या सच है, करेक्ट, यू हैव टू सी। अब एक ना, चाय के केस में क्या हुआ, प्राइस राइज किसके अंदर है, प्राइस राइज टी के अंदर, जिसकी वजह से डिमांड किसकी कम हो गई, टी की डिमांड कम हो गई। क्यों, क्योंकि टी की प्राइस बढ़ गई, जिसकी प्राइस बढ़ी उसी की डिमांड कम हो गई, इसके लिए यह है हमारा कॉन्ट्रैक्शन, सिंपल। और कॉफी की डिमांड क्यों बढ़ी, 200 पे से 300 पे क्यों गई कॉफी की डिमांड, क्योंकि चाय की प्राइस बढ़ गई थी, क्योंकि चाय की प्राइस बढ़ी। कॉफी की प्राइस में कोई असर पड़ रहा है क्या, कोई नहीं पड़ रहा है कॉफी की प्राइस पे असर। किसके प्राइस पे असर पड़ा है, चाय की, मतलब दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस में असर पड़ा, इसके लिए मेरी डिमांड चेंज हो गई। तो यहां पे होगा इंक्रीज डिक्रीज, फिर इसको क्या बोलूंगा मैं, इंक्रीज। देखो कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड फॉर टी, यस दैट इज करेक्ट। एक्सपांशन इन डिमांड फॉर कॉफी, एक्सपांशन नहीं है वो, अगर फटाफट पढ़ लेंगे ना तो एक्सपांशन को हा कर दोगे और मार्क्स चले जाएंगे। ध्यान से सुनो, एक्सपांशन नहीं है क्योंकि प्राइस चेंज हुई है टी की, चाय की प्राइस चेंज होने की वजह से कॉफी की डिमांड पे असर पड़ा है।
मतलब यहाँ पे कॉफी के जो डिटर्मिनेंट्स होंगे, एकदम ध्यान से सुनो, कॉफी के डिटर्मिनेंट क्या होंगे? प्राइस ऑफ कॉफी, रिलेटेड के अंदर प्राइस ऑफ टी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन कॉफी के डिटर्मिनेंट के अंदर एक पहला डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ कॉफी, उसमें कोई बदलाव आया है क्या? नहीं। अगर उसमें बदलाव आता नहीं है तो उसको बोलते हैं अपन एक्सपांशन। लेकिन प्राइस ऑफ कॉफी में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव किस में आया? प्राइस ऑफ टी, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, और ज्यादा स्पेसिफिक बोलूं तो प्राइस ऑफ कॉम्पिटिंग गुड्स के अंदर बदलाव आया। इसकी वजह से यहाँ पे चेंज हुआ। मतलब ये एक्सपांशन वाला ऑप्शन सही नहीं है मेरा, दिस इज रॉन्ग। तीसरा, इंक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफी, यस इट इज राइट। एंड चौथा है डिक्रीज इन डिमांड फॉर टी। तो डिक्रीज इन डिमांड फॉर टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइस किसकी बदली है? टी की। तो वो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज नहीं है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ड्यू टू इनकम चेंज भी ये हो सकता है। ठीक है। अब एक थोड़ा सा कंसोलिडेटेड एग्जांपल देखो। अच्छा, यहाँ पे देखो प्राइस है, डिमांड व्हेन कंज्यूमर्स इनकम, मैं सी आई लिखता हूं, कंज्यूमर्स इनकम इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख पर मंथ एंड डिमांड व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इज रुपीज 50,000, 50 नहीं, 1 मिनट, 5 लाख कर दो इसको, चलो 5 लाख पर मंथ। ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा पास में ले लेता हूँ, इसको और थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल बनाएंगे, सब कुछ कवर कर लेंगे इसके अंदर ही हम लोग। और यहाँ पे लिखेंगे डिमांड व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इज रुपीज 30,000 पर मंथ। सुन लो अभी, ये है वीकली डिमांड फॉर मोबाइल, या आइसक्रीम कर दो, आइसक्रीम को और अच्छे से ध्यान में आएगा। आइसक्रीम, जब आइसक्रीम की प्राइस 100 रुपए है और कंज्यूमर ओवरऑल, हाँ ये ओवरऑल, एक कंज्यूमर का नहीं, ओवरऑल मार्केट के अंदर एवरेज सबका इनकम 1 लाख रुपए ऐसा पकड़ लो। तो ऐसे टाइम पे इसकी डिमांड है, मान लो 1000 बॉक्सेस। ठीक है, ये फैमिली पैक आते हैं ना, 1000 पैक्स, 1000 यूनिट्स। ठीक है। जब अगर ये प्राइस मैं बढ़ा दूं, 150 हो जाएगा ये अगर, तो डिमांड घट जाएगा, डिमांड होगा 700 यूनिट्स। समझ लो मेरी बात को। और अगर प्राइस घट के अगर 70 रुपीज कर दिया, तो डिमांड बढ़ जाएगा, 1500 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट खत्म हो गया। अभी मान लो कंज्यूमर का इनकम ही बढ़ गया। जो कंज्यूमर एवरेज बेसिस पे पहले 1 लाख रुपए कमाते थे, वहां पे नॉर्मल इंडस्ट्रीज थे, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग वगैरह, सडनली पुणे जैसा शहर है, वहां पे आईटी इंडस्ट्री आ गई। आईटी के अंदर बहुत सैलरीज आ गई, लोगों की बढ़ गई लॉकडाउन की वजह से। तो आईटी को और फायदा हो गया है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की नहीं। तो उसमें क्लाउड पे डेटा सेव करने लग गए लोग, आईटी में डिमांड आ गई, एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ रही, 5 लाख रुपए एवरेज सैलरी हो गई। अभी लोग क्या करेंगे? ज्यादा खर्चा करेंगे। आइसक्रीम इज अ लग्जरी आइटम, हमने देखा था, इनकम बढ़ता है तो लग्जरी आइटम पे खर्चा बढ़ जाता है। तो अभी 100 रुपए जब प्राइस है, तो 1000 रुपए जब, मतलब 1000 यूनिट नहीं ले रहे, अभी ले रहे 3000 यूनिट। ठीक है। तो मैं लिखता हूं डी, 3000 यूनिट्स। ई, प्राइस बढ़ गई 100 की 150 हो गई, कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, 3000 की कम हो गया मान लो 2200 यूनिट्स। एफ, जब प्राइस 70 रुपए हो गई, मतलब 100 से भी कम हो गई। अभी पहले जो 100 थी तब 3000 यूनिट थे, उससे भी कम हो गई, अभी 70 आ गई, डिमांड हो गई मान लो 4000 यूनिट्स।
अभी कुछ प्रॉब्लम आ गया, रिसेशन आ गया, यूएस यूके उन्होंने जो आउटसोर्स करके काम देते थे इंडियन कंपनीज को उन्होंने बंद कर डाला। वो सडनली इंजीनियर लोगों की, आईटी वालों की सैलरी कम हो गई, एकदम से 5 लाख रुपए पे से 30,000 रुपए पर मंथ पे आ गए। अब हो गया लफड़ा। अभी तुमको मालूम है, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर में हमने देखा था कि जब सडनली इनकम कम हो जाता है ना, तो लग्जरी, प्रेस्टीज गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, उसके अंदर जो है वो डिमांड पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। राइट, डू यू रिमेम्बर दैट? बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जो नॉर्मल इसेंशियल है उस पे असर पड़ता है लेकिन कम पड़ता है, हमने वहां पे लिखा था लेसर प्रोपोर्शन। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, लग्जरी है ना, बहुत असर पड़ेगा। आइसक्रीम में एकदम से कम हो जाएंगे। 100 रुपए का आइसक्रीम का पैक है, अभी डायरेक्टली डिमांड बहुत कम होके आ रही है एकदम 50 के ऊपर। अगर इसको और बढ़ा देते 150 कर दे तो डिमांड हो रही है 30 यूनिट्स। ठीक है, 50 यूनिट्स, 30 यूनिट्स। और अगर ये कम करके 70 कर दिया तो डिमांड हो रही है मान लो 80 यूनिट्स। ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ये मैंने क्यों लिख के दिया सब कुछ, समझो अभी। अभी बहुत अच्छे से ध्यान दो, अभी कुछ भी मत लिखो, अभी कुछ भी मत करो। 5 मिनट के लिए मेरी तरफ ध्यान दो, 5 मिनट के लिए आपको सब कुछ ध्यान में आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा इसके अंदर। एग्जाम्पल 1 या केस एग्जाम्पल, तो ठीक है यही एग्जाम्पल हो गया मेरा, ये एग्जाम्पल ही है मेरा। केस 1 में बोलता हूँ, केस 1। केस 1 में आपको पूछ रहे ए से बी की तरफ आप गए, उसका मतलब क्या है? ए से बी की तरफ मतलब, ये यहाँ पे लिखा ना सब अपन ने, ए मतलब 1,000 यूनिट, बी मतलब 700 यूनिट। 1,000 यूनिट की डिमांड 700 यूनिट क्यों हुई? टेल मी, क्यों हुई? 1,000 से 700 पे क्यों आए हम लोग? प्लीज टेल मी। 1,000 रुपए की डिमांड 700 क्यों हुई? प्राइस बढ़ गई, 100 से 150 हो गई। प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ गई, प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ गई। बोलो मेरे साथ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ गई। मेरे लिए नहीं चालू है, आपके लिए चालू है। बोलो मेरे साथ, क्यों हुआ ये चेंज? ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द कमोडिटी, द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका मतलब ये क्या है बच्चों? ये है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं पूछूं कि आप बी से सी की तरफ क्यों गए, सेकेंड केस, क्या हो रहा है यहां पे? यहां पे 700 यूनिट की डिमांड थी पहले, बढ़ के 1500 यूनिट हो गई। डिमांड बढ़ गई, राइट? डिमांड बढ़ गई है तो अपने को मालूम है, अभी अपने को डिसाइड करने का है कि इंक्रीज है क्या एक्सपांशन। तो 700 का 1500 क्यों हुआ? क्योंकि प्राइस कम हो गई। प्राइस कम हो गई, किसकी प्राइस कम हो गई? द कमोडिटी की प्राइस कम हो गई। इसका मतलब ये क्या है? एक्सपांशन। क्या है ये? एक्सपांशन। थर्ड केस, आप बी से ई की तरफ क्यों गए? मुझे बोलो, बी में डिमांड है 700 यूनिट। ध्यान दो रे, बी में कितनी डिमांड है? 700। ई में कितनी डिमांड है? 2200। 700 से 2200 के ऊपर क्यों गए? ड्यू टू चेंज इन प्राइस, राइट और रॉन्ग? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ आइसक्रीम, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, बहुत बड़ा रॉन्ग। क्योंकि यहां पे प्राइस 150 है अभी भी। जब 700 यूनिट की डिमांड है तब भी प्राइस कितनी है? 150। और जब 2200 यूनिट की डिमांड है तब भी प्राइस कितनी है? 150। अरे प्राइस में तो बदलाव आया ही नहीं। तो ऐसा क्या बदलाव आया? ऐसे कौन सी चीज में बदलाव आया कि मेरी डिमांड 700 से बढ़ के 2200 हो गई? क्या चेंज हुआ दोनों में? प्राइस तो सेम है, 150 है। आ रहा है कि नहीं ध्यान में? हाँ या ना? आ रहा है ना? क्यों चेंज हुआ? क्योंकि कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया भाई। 1 लाख रुपए जो कमा रहा था बंदा एवरेज बेसिस पे, या जो लोग 1 लाख रुपए कमा रहे थे, वो 5 लाख रुपए कमाने लग गए अभी, 5 लाख। तो लग्जरी आइटम पे तो खर्चा बढ़ेगा। मतलब इनकम, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर में चेंज आया। दैट इज अ डिटर्मिनेंट विच इज अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो कमोडिटी की प्राइस छोड़ के दूसरा कोई डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर चेंज हुआ, इसलिए डिमांड 700 की हो गई 2200। अब क्या होगा बोलो? दिस इज कॉल्ड इंक्रीज।
क्या बोलते हैं इसको? इंक्रीज। नेक्स्ट केस लो, आप ई पे से, या बार बार यही एक लाइन आ रही है ना, नेक्स्ट वाला लेते चलो। आप एफ पे से आई पे क्यों गए? हाँ, एफ पे से आई पे क्यों गए आप? एफ पे से आई पे इसलिए गए, 4,000 यूनिट की डिमांड सीधी 80 रुपए पे आ गई। कितना ज्यादा गिर गई? 80 रुपए नहीं, 80 यूनिट पे आ गई। 4,000 यूनिट की डिमांड 80 यूनिट्स पे आ गई। इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ा ये? हाँ, प्राइस तो सेम है, 70 रुपीज ही प्राइस है, राइट? प्राइस कितनी है? 70। एफ के केस में भी प्राइस कितनी है? 70। आई के केस में भी प्राइस कितनी है? 70। जब प्राइस चेंज नहीं हुई तो डिमांड क्यों चेंज हो गई? क्यों गिर गई डिमांड? क्योंकि इनकम कम हो गया। 5 लाख पे से कितने पे आ गया? 30,000 रुपए पे से आ गया, राइट? तो इसके लिए ये चेंज क्यों आया? क्योंकि इनकम कम हो गया, मतलब ये आएगा डिक्रीज। बहुत सिंपल है, लेकिन एक बार अच्छे से समझ में आना चाहिए। बहुत सिंपल। लेकिन पहली बार में अगर नहीं ध्यान में आया ना, तो कितनी बार भी मॉड्यूल पढ़ लो, कितनी बार भी कुछ भी कर लो, नहीं आएगा ध्यान में, कभी नहीं आएगा। अभी एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस बोलता हूँ। अभी आपको लगेगा टाइम पास चालू है ना, एक कॉम्प्लिकेटेड केस बोलता हूँ। आपको क्वेश्चन आ गया, बी से आप डी की तरफ क्यों गए? बोलो, बी कहां पे? ये बी 700 यूनिट की डिमांड है, प्राइस कितनी है? 150। डी के अंदर 3,000 यूनिट की डिमांड है, प्राइस कितनी है? 100। समझो यहां, आप 700 पे से 3,000 पे क्यों गए? दो चेंजेस है यहां पे। यहां पे दो चेंजेस है। क्या? एक तो प्राइस भी कम हो गई आपकी, प्राइस भी कम हो गई, हाँ या ना? 150 से 100 हो गई ना? अरे समझ आ रहे है कि नहीं? 700 यूनिट जब है बी में यूनिट डिमांड, तब प्राइस कितनी है? 150। और डी के अंदर जब 3,000 यूनिट की डिमांड है, तब प्राइस कितनी है? 100। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे बोला क्या सिर्फ इतना ही रीजन है इसको कि प्राइस गिर गई? हाँ, हाँ या ना? कौन हाँ बोल रहे हैं? जो लोग हाँ बोल रहे हैं उनके लिए मेरा और एक सवाल। 700 यूनिट की डिमांड 3,000 होने के लिए आप अगर ये बोल रहे हो कि प्राइस गिर गई, ये रीजन है, तो मैं बोलता हूँ सिर्फ प्राइस गिरी ना, तो 700 की डिमांड हो जाती थी 1,000, 3,000 नहीं होती थी। क्योंकि यहाँ पे देखा तुमने, 150 की प्राइस पे 700 की डिमांड है, 100 की प्राइस पे 1,000 की डिमांड है, तो वो 1,000 हो जाती। अगर 150 से प्राइस गिर के 100 हो जाती तो डिमांड कितनी हो जाती? 1,000। ये 3,000 क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे और एक फैक्टर है, और एक फैक्टर है, और वो फैक्टर है कि इनकम भी बढ़ गया है यहाँ पे, राइट? इनकम भी बढ़ गया। क्योंकि यहाँ पे देखो आप, 700 यूनिट की जब डिमांड है तो दो चीजें, एक मतलब 150 की प्राइस, दूसरा मतलब कंज्यूमर का इनकम 1,00,000 रुपीज। दो चीजें आ रहा है क्या ध्यान में? जब 700 यूनिट है तब प्राइस है 150 एंड कंज्यूमर का इनकम है 1,00,000। ये दो फैक्टर्स है। और जब 3,000 यूनिट की डिमांड है, 3,000 यूनिट की डिमांड है, देखो कौन से दो फैक्टर है? प्राइस हो गई 100 और कंज्यूमर का इनकम हो गया 5,00,000 पर मंथ। मतलब दोनों फैक्टर की वजह से चेंज आया। ये चेंज दोनों भी फैक्टर की वजह से आया। यहां पे मैं नहीं बोल सकता, यहां पे मैं नहीं बोल सकता, आप आंसर नहीं करोगे, नहीं करोगे आंसर। यहां पे ऑप्शन आएगी आपको, एक्सपांशन है, इंक्रीज है, या फिर डिक्रीज है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन बोलेंगे, इनकम बड़ा है ना ये। एक्सपांशन है, या फिर चौथा ऑप्शन रहेगा कैन नॉट डिसाइड। चौथा ऑप्शन रहेगा कैन नॉट डिसाइड। आप बोलोगे ये रीजन है मेरा, कैन नॉट डिसाइड, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या? कैन नॉट डिसाइड। क्योंकि दो दो फैक्टर में बदलाव आ रहे हैं ना,
दो दो फैक्टर में बदलाव आ रहा, दोनों भी आ रहे। अगर सिर्फ यहाँ पे ऐसा होता ना, प्राइस छोड़ के बाकी दो फैक्टर्स में अगर बदलाव आता, जैसा पॉपुलेशन भी बढ़ती और इनकम भी बढ़ता, ठीक है, पॉपुलेशन भी बढ़ती और इनकम भी बढ़ता, तो ऐसे टाइम पे आप उसको इंक्रीज ही बोलते, क्योंकि सिंपल है, प्राइस छोड़ के जो बाकी डिटर्मिनेंट है उसके अंदर एक डिटर्मिनेंट बदले या दो बदले, तीन बदले या सारे के सारे बदले, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमांड बढ़ी तो बोलेंगे इंक्रीज, डिमांड कम हुई तो बोलेंगे डिक्रीज। लेकिन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में भी बदलाव आया और जो दूसरा ग्रुप है हमारा उसके अंदर भी डिटर्मिनेंट में बदलाव आया, तो फिर हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये एक्सपांशन कितना है, इंक्रीज कितना है। यहाँ पे एक तो ऑप्शन आएगा कैन नॉट डिसाइड, या फिर ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे इंक्रीज भी है और एक्सपांशन भी है, उसको टिक करेंगे आप, राइट, आ रहा है ध्यान में। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, लेकिन जो हमारा दूसरा ग्रुप है, यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी छोड़ के जो दूसरा ग्रुप है, उसके अंदर अगर दो तीन डिटर्मिनेंट एक साथ चेंज हो गए, कि आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई, नेशनल इनकम भी बढ़ गया, कंज्यूमर का भी इनकम बढ़ गया, जो आपका प्रोडक्ट है वो फैशन में आ गया, सारे के सारे डिटर्मिनेंट भी चेंज हो गए और उसका इंपैक्ट ये आया कि डिमांड बढ़ गई, तो आप उसको इंक्रीज ही बोलोगे। अभी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी डिटर्मिनेंट चेंज हो गया तो उसको इंक्रीज ही बोलने वाले हो। तो इसके लिए वहां पे सोचने की जरूरत नहीं। कहाँ पे सोचना पड़ेगा, अगर प्राइस और इधर के ग्रुप में का एक हरा डिटर्मिनेंट या वन और मोर डिटर्मिनेंट दोनों भी एक साथ बदल रहे, तब आपको सोचना पड़ेगा, राइट। चलो सिंपल है, फिर आ रहा है ध्यान में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको सिंपल केस दे देंगे। आईसीआई कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो बोलता हूँ, एग्जाम्पल, डिमांड फॉर एप्पल iPads increased due to increase in consumers income। तो ये क्या है, एक्सपांशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, इंक्रीज है या डिक्रीज है? किसको टिक करोगे आप, क्या बोलोगे आप, इंक्रीज है। क्यों इंक्रीज है, क्योंकि अदर देन प्राइस कोई फैक्टर में बदलाव आया ना, कंज्यूमर का इनकम चेंज हो गया, या फिर यहाँ पे आता कंज्यूमर इनकम बढ़ गया, यहाँ पे आता पॉपुलेशन बढ़ गई, या हो सकता है यहाँ पे आया न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी किसके अंदर आएगा बच्चों, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, या फिर आएगा ड्यू टू डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कोई भी आता है अगर, तो भी आप बोलोगे इंक्रीज, राइट। आ रहा है ध्यान में, सिंपल है नहीं। इसी चीज का अगर अपन ग्राफिकल इंटर ये करेंगे ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तब ये बनेगा, मतलब कंपेयर करने के लिए अपन, तब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट के अंदर, शिफ्ट इन डिमांड कर्व वर्सेस मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, तो वो बन जाएगा। तो ये जो हमारा टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड फॉर आइसक्रीम वाला जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अभी कल अपन क्या करेंगे, कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे अपन, इसको अपन उसको एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ये तीन कर्व्स बनेंगे अलग अलग, तो वहां से फिर आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि क्या हो रहा है इसमें, राइट, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रही है, आपको फिर सब कुछ समझ आ जाएगा। किसको आप बोल रहे हो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, किसको आप बोलोगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व, वो सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। और जैसे ही वो हो जाता है, दैट विल बी अवर लास्ट पार्ट, और उसके बाद में फिर हम चालू करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड फंक्शन देख के वो चालू करेंगे। याद आ रहा है, डिमांड फंक्शन हमने बाकी रखा था, स्किप किया था उसको, है ना। उसको मैंने बोला था इलास्टिसिटी शुरू करने से पहले उसको पढ़ लेंगे अपन, वो 2 मिनट में एक इक्वेशन लिखना है, एंड इक्वेशन लिख के फिर चालू करेंगे अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलो बच्चों, फिर अभी के लिए रुकते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अभी के लिए यहाँ पे रुकते हैं। प्लीज गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड सॉल्व द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर कोई वीडियो मिस हो चुका होगा तो वो देखो, प्लेलिस्ट पे जाके देखो, कोई वीडियो मिस तो नहीं हो रहा है। वैसे लेक्चर नंबर वगैरह हम डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, पूरे टॉपिक्स डाल रहे हैं, बट स्टिल इफ यू फील दैट कोई लेक्चर मिस हुआ है तो प्लीज गो एंड चेक दैट। Please solve the practice questions and please fill the form to join the free class. Please do that so that we will be able to invite you for the Zoom sessions. Okay? चलो फिर मिलते हैं guys next वीडियो में. Bye bye.